अभी तक हम कई सारे एक्सरसाइजेस के ऊपर काम कर चुके हैं और अब हम शुरू करने वाले हैं फोकल पॉइंट के ऊपर काम करना। आपने बेसिक एक्सरसाइजेस की कि कैसे प्रपोर्शन पे काम करते हैं, कैसे लाइंस पे काम करते हैं, कैसे मेजरमेंट्स वगैरह होती हैं और भी कई सारे कॉन्सेप्ट जैसे कि लाइट वगैरह के ऊपर काम करना, तो वो सब चीज़ें भी अभी तक हमने की। अब एक एडवांस टॉपिक है थोड़ा सा, फोकल पॉइंट को ऐड करना, और इसमें मैंने टोटल 5 पॉइंटर्स ऐड किए हुए हैं। हालांकि और भी कई चीजें हो सकती हैं, बट जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिसके थ्रू अपने आर्टवर्क में हम फोकल पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, वो आज हम समझेंगे। सो इसमें 5 पॉइंटर्स है, बट आज हम सिर्फ एक पॉइंटर को कवर करेंगे जो कि सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मैं पार्ट पहले यहाँ से निकाल लेती हूँ और उसके बाद जो हमारे बाकी के पार्ट्स होंगे उसको हम आगे आने वाले लेसन्स में देखेंगे। मेक श्योर कि आप उसको देखने के लिए भी इस चैनल से कनेक्टेड रहें ताकि आगे भी आप ये सारे लेसन्स को देख पाएं। फोकल पॉइंट का सबसे सिंपल मीनिंग है कि हम अपने आर्टवर्क में एक एरिया डिसाइड करते हैं कि अगर कोई हमारे आर्टवर्क को देखे तो उसका ध्यान सबसे पहले यहाँ पे जाए। अपने आर्टवर्क को हम कुछ इस तरीके से रखते हैं कि अगर कोई भी हमारे आर्टवर्क को देख रहा है तो वो एक ही बार में हर जगह ना देखे, उसकी आंखें एक जगह पे ठहरे, वो फोकस उस जगह पे करे। और उस जगह पे फोकस लाने के लिए हम कई सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। उसमें के ही एक एक पॉइंटर को हम इसमें डिकोड करते जाएंगे और इसको समझते जाएंगे। फिर इसी चीज़ को आप अपने आर्टवर्क में इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे भी सेम चीज़ें लिखी हुई है कि अगर एक आर्टवर्क में एक फोकल पॉइंट नहीं होता है तो वो आर्टवर्क थोड़ा सा अनबैलेंस्ड दिखता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिखता है। व्यूवर को समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ पे देखे, उसका ध्यान हर जगह पे भटकते रहता है। तो ध्यान एक जगह पे केंद्रित करने के लिए हम उसमें फोकल पॉइंट को ऐड करते हैं। अब अपने आर्टवर्क में फोकल पॉइंट को ऐड करना क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे बड़ा पॉइंटर तो यही है कि जो भी आपके आर्टवर्क को देख रहा है उसका ध्यान बहुत भटके नहीं और वो एक जगह पे फोकस कर सके। हमारा आर्टवर्क जो होता है वो ज़्यादा एंगेजिंग होता है, ज़्यादा समझ में आता है देखने वाले को कि क्या देखना है और उस आर्टवर्क में क्या दिखाया जा रहा है। उसको वो बहुत ही अच्छे से समझ पाता है। जो भी हम मैसेज देना चाहते हैं, जो भी हम अपने आर्टवर्क में बनाए हुए हैं, उसको बहुत ही आसानी से कोई समझ सकता है अगर उसमें एक अच्छा फोकल पॉइंट हम रखते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि अपने आर्टवर्क में हम फोकल पॉइंट को किस किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है अपने आर्टवर्क में एक अच्छे कॉम्पोजिशन का रखना। ये सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि अपने आर्टवर्क में हम एक अच्छे कॉम्पोजिशन को रख रहे हैं। अपने पहले के एक लेसन में हमने रूल ऑफ थर्ड्स के ऊपर समझा था कि रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है, किस तरीके से एक अच्छे कॉम्पोजिशन को सेट करने में ये रूल ऑफ थर्ड्स हमें हेल्प करता है। आई होप कि आपने उस लेसन को देखा होगा, आपने उसके नोट्स बनाए होंगे और आप उसके ऊपर थोड़ा बहुत एटलीस्ट प्रैक्टिस किए होंगे। आज हम रूल ऑफ थर्ड्स के साथ में गोल्डन रेशियो को भी समझेंगे कि गोल्डन रेशियो के थ्रू हम अपने आर्टवर्क में एक अच्छे कॉम्पोजिशन को कैसे सेट कर सकते हैं। और आज भी जो भी लेसन्स में हम समझेंगे उसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा और उसके अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू करिएगा। प्लस जितने भी इसमें टर्म्स आते हैं, जितने भी इसमें वर्ड्स आते हैं, उन सारे वर्ड्स को आप लिखिएगा और उसको कमेंट्स में भी लिखिएगा ताकि मैं देख सकूं कि आप इस लेसन को अच्छे से देख रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल ऑफ थर्ड्स के बारे में। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि रूल ऑफ थर्ड्स में क्या होता है कि एक जो हमारा फ्रेम होता है उस फ्रेम को इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ये लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उन पॉइंट पे अगर हम अपने मेन ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मेन सब्जेक्ट को रखते हैं, तो उस पे ज़्यादा फोकस जाता है और वो अच्छा दिखता है, जैसे कि इन सब रेफरेंसेस में आपको दिख रहा है। मेनली ये जो लाइंस होती हैं, ये जो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पे अपने हम मेन सब्जेक्ट को रखते हैं, तब वो ज़्यादा अच्छा दिखता है, उसमें ज़्यादा फोकस आ पाता है, उसमें अच्छा फोकल पॉइंट हम देख पाते हैं। एंड एक और चीज़ ये भी है कि हर बार हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, कभी कभी हम रूल्स के अगेंस्ट भी काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर एक आर्टवर्क में हमें सेम चीज़ को करना होता है। अलग अलग जगह पे हम अलग अलग तरीके से फोकल पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं। उनमें से एक तरीका है रूल ऑफ थर्ड्स का यूज़ करना। ठीक है, तो जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका मेन फोकल पॉइंट जिसको आप रखना चाहते होंगे,
उसको आप इन लाइंस पे रख सकते हैं। ये लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं आप वहाँ पे रख सकते हैं, ताकि वहाँ पे एक अच्छा फोकल पॉइंट आए। इवन जब आप पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, जब आप कहीं पे बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे भी जब आप पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, जब आप वीडियोस शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप सेम चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जब आप कोई एक मूवी देख रहे हैं, जब आप कोई पेंटिंग देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको ऑब्जर्व करना होगा कि किस तरीके से वहाँ पे फोकल पॉइंट को दिखाया जा रहा है। क्या इसमें रूल ऑफ थर्ड्स का यूज़ किया गया है? यूज़ किया गया है तो किस तरीके से यूज़ किया गया है? कहाँ पे चेंजेस ऐड किए गए हैं? अगर ये और थोड़ा-सा डिफरेंट वे में होता तब ये कैसा दिखता? हर एक चीज़ को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तब आप उसको और अच्छे से समझ पाते हैं। यहाँ पे मैंने इसके बारे में लिखा हुआ भी है, रूल ऑफ थॉट्स के बारे में, हालांकि आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता है। फिल्म मेकर्स है, जो फोटोग्राफर्स हैं, वो सब लोग भी इसका यूज करते हैं। इवन हमारे जो फोन का कैमरा होता है वहां पे भी ग्रिड लाइंस होती हैं, तो कहीं कहीं पे हम रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो करके शूट वगैरह भी करते हैं। तो इसको कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं यूज करना है, उसको स्मार्टली समझना इंपॉर्टेंट है। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद इसको स्मार्टली यूज करिए। यहाँ पे कुछ मूवी सीन्स का मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, जहाँ पे रूल ऑफ थर्ड्स को यूज किया गया है। यहाँ पे फेस यहाँ पे रखा गया है, फोकस यहाँ पे दिखाना था तो ये लाइन के पास रखा गया है। यहाँ पे भी इसको सेंटर में ना रख करके इसको इस लाइन के पास रखा गया है। इनको इस तरीके से रखा गया है और यहाँ पे भी इस तरीके से रखा गया है। ये चीज़ आप हर जगह पे देखेंगे, चाहे आप मूवीज़ देख रहे होंगे, चाहे आप फोटोज़ वगैरह देख रहे होंगे, अच्छे क्लिक किए हुए पिक्चर्स, तो वहाँ पे भी आपको रूल ऑफ थर्ड्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है अपने आर्टवर्क में एक अच्छा कॉम्पोजिशन सेट करने के लिए, और इसको आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटे छोटे से बॉक्सेस बनाइए, उसको लाइंस में डिवाइड करिए और उसमें आप स्केच करिए। आप कोई रेफरेंस लीजिए, आपके सामने कोई चीज़ रखी हुई है, उसमें आप देखने की कोशिश करिए कि किसको मैं कहाँ पे रखूँ तो वो अच्छा लगेगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ आपकी डेवलप होना शुरू होगी। यहाँ पे मैंने कुछ बड़े एरियाज भी रखे हुए हैं, ताकि अगर हम कोई और अच्छी स्टडी करना चाहते हैं, अपने कोई पेंटिंग के लिए हम स्टडी करना चाहते हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड वे में इसको स्टडी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम इसको कर सके। तो इस वर्कबुक में आप इस चीज़ को भी करेंगे। एंड यहाँ पे भी वही सेम पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। तो ये रूल ऑफ थर्ड्स के बारे में मैंने वापस से रिकैप किया, जो कि मैंने पहले भी लेसन्स में बताए हुए हैं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक अच्छा जो कॉम्पोजिशन का रूल है वो है गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो रूल ऑफ थर्ड्स से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें जिस तरीके से हम डिवाइड करते हैं अपने फ्रेम को, थोड़ा सा उसमें हम मैथ को समझते हैं और उसको समझने के बाद अपने आर्टवर्क में हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिकली गोल्डन रेशियो एक नंबर होता है जो कि करीब करीब 1.618 के रेशियो में उस तरीके से डिवाइड होता है, और जब हम उस तरीके से चीज़ों को अपने फ्रेम में रखते हैं तब वो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बैलेंस्ड दिखता है। इवन ये जो गोल्डन रेशियो है आपको हर जगह पे देखने को मिलते हैं, नेचर में, आर्ट में, पेंटिंग्स में, इवन मूवीज में, पिक्चर्स में, हर जगह पे ये गोल्डन रेशियो बहुत यूज किया जाता है। इसमें जो स्पाइरल बनता है उस स्पाइरल का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। लाइक आपके हाथ में, आपके फेस में, ट्रीज में, नेचर में, हर जगह पे आपको ये रेशियो देखने को मिलता है। इसीलिए इसको समझना थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको टाइम भी लग सकता है इसको समझने में। तो सिंपल वे में इसको समझेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ये आपका फ्रेम है, 6 सेंटीमीटर इसका विड्थ है, 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। तो इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे गोल्डन रेशियो के फ्रेम में, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। बेसिकली जो भी हमारे फ्रेम का साइज होता है उसको हम 1.618 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो भी हमारा कैलकुलेशन आता है उसको यहाँ पे हम मेजर करके मार्क करते हैं। इसको लेंदी ना करते हुए एकदम आप सिंपल सा आप इसको समझो कि जो भी आपका फ्रेम है उसको 1.618 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जो भी हमारा नंबर यहाँ पे आता है उसी नंबर को मेजर करके हम यहाँ पे अपने फ्रेम में टिक करते हैं। और जो यहाँ पे हमें बॉक्स मिलता है, जो कॉम्पोजिशन मिलता है, यहाँ पे अगर हम किसी चीज़ को रखते हैं तब वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। अब ये जो 1.618 है ये आया कहाँ से? इसको हम चाहें तो बहुत लेंदी भी रख सकते हैं, चाहें तो बहुत सिंपल भी रख सकते हैं। अभी एक बेसिक आइडिया के लिए बस मैं आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बस समझा रही हूँ, ताकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी ना हो और बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल भी ना लगे। ये फिबोनाची का सीक्वेंस है जिसके थ्रू हमें ये 1.618 का रेशियो मिलता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस तरीके से हम नंबर्स को लिखते हैं 1 1 2, ठीक है,
देखो जो आगे वाला नंबर होगा वो पीछे वाले नंबर से ऐड होता जाता है, इसको हम इससे ऐड करते हैं, इसको हम इससे ऐड करते हैं। यहाँ पे 1 1 जुड़ के 2 हो गया, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 और 13 34। ऐसे ही आगे नंबर्स जुड़ते चले जाते हैं, एक दूसरे को हम एक दूसरे के पीछे वाले नंबर से जोड़ते चले जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो आगे वाला नंबर है उसको हम पीछे वाला नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 और 8 को डिवाइड किया हुआ है, 13 और 21 को डिवाइड किया हुआ है, 55 और 34 को हमने डिवाइड किया हुआ है। हम जितने भी नंबर्स को डिवाइड करते हैं हर बार हमें करीब करीब 1.618 देखने को मिलता है। यहाँ पे जो नंबर्स एक दूसरे के पीछे से हम जोड़ते हैं और जोड़ने पे हमें जो आगे वाला नंबर मिलता है उसी को जब हम एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो हर बार हमें 1.618 देखने को मिलता है करीब करीब से। तो यहाँ से हमें ये रेशियो मिला। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट इसको थोड़ा सा हम सिंपल ही रखते हैं। अब जो नंबर्स हम वहाँ पे लिखे थे ना उसी नंबर से हम इस स्पाइरल को बनाते हैं। तो ये स्पाइरल हमें हर जगह पे देखने को मिलता है। जहाँ पे ये स्पाइरल का एंडिंग पार्ट जाएगा वहाँ पे ज़्यादा फोकस आता है, पे ये स्पाइरल का एंडिंग पार्ट जाएगा वहाँ पे ज़्यादा फोकस आएगा। और इवन जो मोनालिसा पेंटिंग है उसमें भी ये स्पाइरल देखने को मिलता है। अब देखो ये स्पाइरल बना कैसे, जो हमने वहाँ पे नंबर्स देखे थे ना 1 1 2 3 5 8 13, वही सारे नंबर्स अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये छोटा सा यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है ये 1 है, एक ये 1 1 1 2 हो गया, ये 2 और 1 ये 3 हो गया, ये 3 और 2 ये 5 हो गया। बेसिकली जो ये 1 वाला डिजिट होता है ना इसी को हम जोड़ते चले जाते हैं और ये पूरा स्पाइरल बनता है। यहाँ से यहाँ पे हमारा एक बॉक्स हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 1 2 हो गया, ये 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पे साइड में हमारा 3 बनेगा। इसी को ज्वाइंट करके हम इसको 3 बनाएंगे। तो ये 1 2 और 3, 1 2 और 3, बस यही सारा जो बॉक्स है ना ये जुड़ते चले जाता है। ये 3 हो गया, अब ये 3 है, ये 2 है, तो हम ऊपर में इसके 5 बना देंगे। 1 2 3 4 5 और फिर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये एक अप्रॉक्स आइडिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा 5। अब इधर की साइड में हम ये 5 3 मिला करके 8 बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ से ये 8 बन गया। अब ये 8 5 13 था, तो नीचे में हम इसका ऐसे 13 बना देंगे। इसको हम इसी तरीके से बनाते हैं ताकि जो स्पाइरल है हमारा वो अच्छे से बन सके। और यहाँ से जो हमारा स्पाइरल कनेक्ट होता है एक दूसरे के कॉर्नर्स से, ये ऐसे घूमते 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 1 तक आता है। तो स्टार्टिंग में हमने डिजिट बनाया था वहाँ तक ये स्पाइरल ऐसे आता है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम 13 बनाएंगे, तो यहाँ पे ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे जाएगा। सिंपल सा अगर समझो तो ये जो स्पाइरल है, ये स्पाइरल जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे फोकल पॉइंट हमारा अच्छे से आता है। ये वाला रेशियो बस समझना है अच्छे से, कैसे वो नंबर्स आते हैं और किस तरीके से ये फ्रेम बनता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये जो स्पाइरल है ये थोड़ा सा एडवांस्ड हो जाता है और ये स्पाइरल को आप चाहें तो अभी के लिए इग्नोर भी कर सकते हैं, अभी के लिए बस। और अभी इस वाले जो फ्रेम है इस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ये चीज़ आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगी। अभी बस एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ स्पाइरल्स के एग्जाम्पल आपको दिखाए हैं। रेशियो की मैं बात कर रही थी ना, वो रेशियो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। जो रेशियो हम वहाँ पे देखे थे ना 1.618 का, अब मैं आपको उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ अलग अलग जगह पे। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ट्री का पार्ट था उसको मैंने मेज़र किया और उसको 1.618 से मैंने मल्टीप्लाई किया, और जो नंबर हमें मिला उस नंबर को जब हमने यहाँ पे प्लेस किया तब हमें वो जगह मिला जहाँ पे ट्री का एक और तना निकल रहा है। इस वाले ट्री में भी अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का पार्ट था, रेशियो को यहाँ पे हमने टिक किया तो ये एग्जैक्टली वहीं पे आ रहा है जहाँ पे इसका एक और तना निकल रहा है।
और उसके नंबर को हमने यहाँ पे प्लेस किया, तब एग्जैक्ट ये यहीं पे आ रहा है जहाँ पे उसका एक और तने का पार्ट निकल रहा है, जो हमें हर जगह पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें हमारा जो फोकल पॉइंट है वो ये कार है, और ये स्पाइरल भी यहाँ पे मैच हो रहा है, यानी कि इस गोल्डन रेशियो के थ्रू भी ये चीज़ें सेट यहाँ पे आ रही हैं। इसमें भी यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का पार्ट था, प्लेसमेंट हमें यहाँ पे मिला, वो ये एरिया था जहाँ पे ये वाला मंदिर को ये इस तरीके से डिवाइड कर रहा था। और कुछ जो मूवीज़ के क्लिप्स भी है ना, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये रेशियो आपको देखने को मिलेगा। अभी हम इसको अगर इधर के साइड से मेज़र करके यहाँ पे टिक करेंगे तो ये इधर कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम उल्टा साइड में रख करके करेंगे तो करीब करीब ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये ऐसे बन जाएगा। और दो लाइन्स हैं, उसको हमने यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है। ये जो बस एक लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी हमारा एक फोकल पॉइंट है, और इसी को बस मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। इस वाले में भी ये वाला जो हमारा गोल्डन रेशियो का फ्रेम था, वो ये यहाँ पे सेट कर रहा है। और अगर आप अपने हाथ में भी देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, और जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, जब हम उसको भी डिवाइड करते हैं तो हमें ये सब प्लेसमेंट्स देखने को मिलते हैं। हमारे हाथ में, पेड़ों में, कई जगहों पे, हर जगह पे हमें ये सब रेशियो, ये स्पाइरल, ये सब देखने को मिलता है। अगर आप अपना हाथ देखें तो आपके हाथ में भी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट है, इसमें जहाँ पे फिंगर्स हमारी बंद होती हैं, खुलती हैं, फिंगर्स का जो जॉइंट है, वो वाला एरिया हमें मिलता है। यहाँ पे अगर आप इंसान के चेहरे में भी देखें तो यहाँ पे भी वो रेशियो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को जब हमने डिवाइड किया तो ये यहाँ पे मिला, जब हमने यहाँ से यहाँ तक को डिवाइड किया तो ये यहाँ पे मिला, और ये इस तरीके से डिवाइड करते करते, मतलब 1.618 से उसको कन्वर्ट करते करते ये सारे प्लेसमेंट्स हमें मिल रहे थे यहाँ पे। ये हर जगह पे है। नेचर के क्रिएशन में भी इस रेशियो का यूज़ किया गया है, इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। और कई सारे मास्टर कॉपीज़ में भी, मास्टर आर्टवर्क्स में भी हमें ये सेम चीज़ देखने को मिलता है। इवन इंसान की बॉडी में भी ये गोल्डन रेशियो दिखता है। इसको मैंने पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करते करते ये सारे प्लेसमेंट्स को टिक किया। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट अगर ये यहाँ पे आ गया तो इसको अगर हम इतना तक में कर रहे हैं तो ये यहाँ पे आ गया, फिर अगर हम इसको कर रहे हैं तो फिर ये यहाँ पे आ गया। तो वैसे डिवाइड करते करते यहाँ पे मैंने इसके प्लेसमेंट्स किए। सिंपली आपको भी क्या करना है ना, कि आप एक फुल बॉडी की पिक्चर लीजिए, आप अपने हाथ का पिक्चर लीजिए, आप अपने चेहरे का आप पिक्चर क्लिक करिए, एकदम सीधा सा पिक्चर आप क्लिक करिए, और उसमें मेज़र करके जो जो नंबर्स बस आपको मिल रहे हैं ना, वो नंबर्स को आप वहाँ पे टिक करते जाइए। बस आपको ये सारे प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाएंगे कि कहाँ पे किस तरीके से ये गोल्डन रेशियो इम्प्लीमेंट हो रहा है, और कहाँ कहाँ पे ये दिखता है हमें। इस टाइगर के फेस में भी हमें ये गोल्डन रेशियो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पूरा जो मैंने फ्रेम भी बनाया हुआ है, इसके कंप्लीट चेहरे का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तो इसका ये जो नाक है, इसका ये जो आँख है, ये सब कुछ हमें गोल्डन रेशियो के अंदर दिख रहा है। यहाँ पे भी आपको जो लाइंस दिख रही हैं, वो सारी लाइंस उसी को लेकर के जो मैंने कन्वर्ट किया, उसी के थ्रू ये सारी लाइंस हमें मिली हुई हैं। मीन्स जो नेचर को क्रिएट किया गया है, वहाँ पे भी इस गोल्डन रेशियो का यूज़ किया गया है। मैंने आपको कुछ स्पेस भी दिया हुआ है कि आप नंबर्स को लिखिए, यहाँ पे इसको डिवाइड करिए, इसको फ्रेम बनाइए, स्पाइरल बनाइए। ये सब एरियाज़ जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके थ्रू आपको सेम चीज़ को बस रिपीट करना है, समझते हुए। आपको बस ये रेशियो निकालना है, उसी को आपको कनेक्ट करते जाना है, और आप अगर 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से समझ करके, तो ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और जो सबसे मेन चीज़ है वो है इसका इम्प्लीमेंट करने वाला पार्ट, कि आप इसको इम्प्लीमेंट कितने अच्छे से कर रहे हैं हर जगह पे। अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे अच्छे से तो फिर ये बहुत आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपका टास्क यही है कि ये जो तीनों पेजेस आपको दिए हुए हैं इस वर्कबुक में, इसके थ्रू इसको क्रिएट करिए, इस टास्क को कंप्लीट करिए, और जो हमारी कम्युनिटी है वहाँ पे पोस्ट करिए, मेरे साथ में शेयर करिए। और आप अगर चाहें तो ये जो कंप्लीट वर्कबुक है, वर्कबुक को लेकर के आप इसके ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और वर्कबुक डिटेल्स लेकर के सेंड करेंगे तो आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगी। देन इस वर्कबुक को लेकर के आप इसके ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं, और जो भी इसमें स्पेस वगैरह दिया गया है, जो भी इसमें कॉन्सेप्ट्स वगैरह बताए गए हैं, उसको आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं। और जो हमारी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में भी अपने आर्ट वर्क्स को आप चेक करा सकते हैं। ये था हमारा पहला पार्ट फोकल पॉइंट का। अब आगे के पार्ट्स में जो बाकी के भी हमारे और
4 पॉइंटर्स हैं जिसके थ्रू अपनी आर्टवर्क में हम फोकल पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। अब हम उसको समझेंगे। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी आपके प्रैक्टिस वर्क है वो हमारे साथ में शेयर करते रहिए। अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेसन में, जहाँ पे हम आगे के पार्ट्स को कवर करेंगे।